क्वार्टर 4 नतीजों की बात करते हैं। नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है और नतीजों से क्या उम्मीद है? कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे? किसका टर्नआउट होगा? क्वार्टर 4 नतीजों का अनुमान बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष वर्मा, कंचन नौटियाल और मिताली जैन मौजूद हैं। कंचन, क्वार्टर 4 नतीजों की पूरी तस्वीर बताएंगे आपको, वहीं आशीष बताएंगे आईटी सेक्टर से रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जबकि मिताली से जानेंगे हम मेटल सेक्टर का एस्टिमेट्स। सबसे पहले चलते कंचन के पास। बताइए कंचन, चौथी तिमाही के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं? डेफिनेटली अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करी जाए तो नुवामा ने इसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। उनका मानना है कि तस्वीर जो नंबर्स की है इस टाइम पे इतनी शानदार हमें नजर नहीं आ रही है। अगर सबसे पहले निफ्टी की बात कर ली जाए तो इसके जो एस्टिमेट है ईपीएस के, उसको भी घटा दिया गया है। यानी कि जो पहले एस्टिमेट लगाए गए थे 8% तक की ग्रोथ के, वो अब रिड्यूस करके 6% कर दिया गया है। यानी कि 2% की हमें सीधी सीधी यहाँ पे एक जो कटौती है वो आती हुई दिखाई दी है। उन्होंने बोला है कि जो भी हमें ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है उसकी वजह से जो निफ्टी की अर्निंग्स है उस पे एक रिस्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बात कर लेते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक आपको किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलती है। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम गुड टॉप लाइन की बात करते हैं, यानी कि 15 से ऊपर की जहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसमें सेक्टर्स आते हैं ईएमएस, इंटरनेट, एनबीएफसी, क्यूएसआर और साथ ही साथ कंज्यूमर सर्विसेज, जहां की टॉप लाइन हमें 15% से ऊपर की देखने को मिल सकती है। मॉडरेट टॉप लाइन की बात करी जाए तो वहां पे यानी कि 10 से 15% की ग्रोथ वहां पे आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, साथ में फार्मा, रिटेल एंड कैपिटल गुड्स। लेकिन वीकर सेक्शन यहाँ पे देखिए जिनकी टॉप लाइन जो है 10% से नीचे की देखने को मिल सकती है। पहला नंबर आता है आईटी सेक्टर का, बैंकिंग, मेटल्स, एनर्जी, पेंट्स और साथ ही साथ सीमेंट्स। अब आपको खासा चीज जो ध्यान में रखनी होगी, सबसे पहले ऑटो की जो ग्रोथ है हमें 10% से ऊपर देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का मेजर कारण है जो रूरल परफॉर्मेंस देखने को मिली है हमें, वो अच्छे साइड पे देखने को मिली है। कैपिटल गुड की बात करी जाए तो 18% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन बिजनेस है वहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। थर्मल, रेलवे और रिन्यूएबल में भी अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। मेटल एंड माइनिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो रिकवरी है वो अपने अंडरवे में है। यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो अच्छी जताई जा रही है। साथ ही साथ इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ओवरवेट है इनके नुवामा के नजरों में और कौन से सेक्टर्स जो है वो अंडरवेट है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरवेट की, जहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है प्राइवेट बैंक्स का, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर, सीमेंट और साथ ही साथ केमिकल्स। जहां पे वो अंडरवेट है वो है कैपिटल गुड, मेटल, आईटी, पार और साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स। तो नंबर्स जो नंबर्स की तस्वीर है वो इस टाइम पे इतनी ल्यूक्रेटिव नजर नहीं आ रही है। नंबर्स की तस्वीर उतनी लिक्विडेटिव नजर नहीं आ रही है। आप ये तो बात हो गई क्वार्टर 4 के नतीजों के अनुमान की, लेकिन देखिए गुरुवार को मार्केट में छुट्टी रहेगी और इसी दिन आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजे आएंगे। आशीष जी से जानते हैं कि आईटी सेक्टर इस बार कैसे नतीजों की उम्मीद की जा रही है, बताइए सर। आईटी में थर्सडे ऑनवर्ड्स खासा पेन है। वो रिटर्न मैट्रिक्स रखिएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। लास्ट 3 दिन में 12 से 14% आईटी इंडेक्स करेक्ट कर गया है और इसने हाईस छुए थे लास्ट ईयर दिसंबर में। दिसंबर हाई से अभी इंडेक्स 30% से ज़्यादा नीचे कामकाज कर रहा है और वजह है क्योंकि इस सेक्टर के फॉर्च्यून्स बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं यूएस मैक्रो इकोनॉमिक्स से, वहाँ के सिनेरियो से, और वो हम सब जानते हैं किस तरह की अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है। इसीलिए आईटी में ऑफ लेट इस तरह का पेन है। ऐसे में जब नतीजे आएंगे तो सबकी कमेंट्री पे नज़र होगी और कमेंट्री में ध्यान रखिएगा 2025 का आउटलुक खासा कॉशियस होगा तमाम आईटी कंपनीज का, क्योंकि खास तौर पे वो जो फ्लो ऑफ बिजनेस है उसको लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी होगी। जहाँ तक Q4 में आईटी कंपनीज के परफॉर्मेंस की बात है, ये वैसे भी सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो इस बार भी वीकनेस और ज़्यादा प्रोफाउंड नज़र आएगी। सीजनली वीक इसलिए क्योंकि साल की शुरुआत में पूरे साल के ज़्यादातर बजट्स तय किए जा रहे होते हैं, तो धंधा पिक नहीं हो रहा होता है। इसके साथ साथ यूरोप में वैसे ही दिक्कतें थीं और ट्रंप साहब के आने के बाद यूएस की अनसर्टिनिटी का तड़का आ गया, तो ये सब रीजंस होंगे आईटी में कमज़ोर परफॉर्मेंस के। इनफैक्ट जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं शायद नो ग्रोथ से निगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट कर रही होंगी। यह हाल होने वाला है 0 से -1% के आसपास। तो और सब दिग्गज आईटी कंपनीज की एक्सपेक्टेड कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आपकी स्क्रीन पर रख दी है, जिसका आप जिक्र कर रही थी टीसीएस। थर्सडे को जब नंबर्स आएंगे शायद कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फ्लैट होगी और बाकी सब थोड़ी सी दिक्कत में आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ट्रंप साहब की टैरिफ का इंपैक्ट काफी प्रोफाउंड होगा। वो इंपैक्ट शायद क्लियरली विजिबल होगा डिसीजन मेकिंग
में डिलेज होंगे इनके क्लाइंट्स कस्टमर्स की तरफ से, वो अपने बजट्स टाइटन कर रहे होंगे, इस समय स्पेंड नहीं कर रहे होंगे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और रिड्यूस हो रही होगी या ठंडी पड़ रही होगी। कई 2 साल से आईटी ठंडा पड़ा हुआ था इस होप में कि शायद 2025 में ग्रोथ लौटेगी, पर अब मैं ज्यादातर रिपोर्ट जब पढ़ रहा हूं तो फीलर यह है कि FY25 से FY26 ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता हुआ शायद आपको नजर आए। कई सारी आईटी कंपनी शायद इस अनसर्टेनिटी के बीच में अपनी गाइडेंस डिफर कर रही होंगी। ट्रम्प साहब कह रहे हैं टैरिफ एक मेडिसिन के तौर पे है यूएसए के लिए। मुझे नहीं पता ट्रम्प साहब कितने अच्छे डॉक्टर हैं या उनकी दवा कितना असर करेगी, पर ध्यान रखिएगा अगर यूएस रिसेशन में स्लिप होने जा रहा है तो इस आईटी के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर तो सिर्फ स्लोडाउन से काम हो जाएगा तो फिर भी एक राहत की खबर है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बहुत अनसर्टेन टाइम्स हैं और कमेंट्री में यही आपको सब नजर आने वाला है। बिल्कुल, तो निष्कर्ष निकाला जाए तो Q4 आईटी के लिए सही साबित नहीं होगा। ये तो चलिए आईटी सेक्टर की बात कर ली हमने, लेकिन अब मिताली से जानते हैं कि मेटल सेक्टर स्पेशली स्टील सेक्टर के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताइए मिताली। तो नवामा की रिपोर्ट में की माने तो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स में उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। सबसे पहले फेरस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो स्टील कंपनी जिनका फेरस डोमिनेटेड रहता है बिजनेस, वहाँ पे परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। एनालिस्ट का मानना है कि जो एवरेज एबिटा है वो क्वार्टर 13% तक का यहाँ पे जंप दे सकता है और इस ग्रोथ का मेन रीज़न जो है वो है रॉ मटेरियल सस्ता होना और हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ ही स्टील कंपनीज का जो वॉल्यूम है वो Q4 में 2% से 20% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि स्टील प्राइसेस यहाँ पे ओवरऑल फ्लैट रही, लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से हमें एबिटा में यहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है। और नोवामा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ की कंपनीज के हम क्वार्टर एबिटा पर भी नजर डाल सकते हैं। तो सेल का यहाँ पे 13% का अनुमान है, क्वार्टर एबिटा ग्रोथ का JSW का 14%, टाटा स्टील का 14% और JSPL का 18% यहाँ पे क्वार्टर एबिटा ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। नॉन फेरस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टील प्राइसेस Q4 में मिक्स्ड रही। वही एल्यूमिनियम प्लेयर हिंडाल्को के लिए यहाँ पे Q4 में आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। एस्टिमेट्स है कि हिंडाल्को का जो एबिटा है वो क्वार्टर 20% तक बढ़ सकता है, जिसका मेन रीजन रहेगा हाई एल्यूमिनियम प्राइसेस। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंक, वेदांता और कोल इंडिया यहाँ पे फ्लैटिश एबिटा देखने को मिल सकता है, लेकिन कोल इंडिया में क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वहाँ पे लो रही, उसका एडवांटेज हमें एबिटा में देखने को मिल सकता है। 4.8% के आंकड़े हैं जो नोवामा ने यहाँ पे जताए हैं। माइनिंग सेक्टर के अंत में बात कर ले तो माइनिंग सेक्टर में भी थोड़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। NMDC का जो एबिटा है यहाँ पे फ्लैट रहने का अनुमान जताया है, जबकि ब्लेंड प्राइसेस जो है वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। NMDC का सेल्स वॉल्यूम में भी यहाँ पे 1% तक की इंक्रीमेंट देखने की उम्मीद जताई है। कोल इंडिया का एबिटा जो है वो 11% तक यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जबकि GMDC का एबिटा यहाँ पे फ्लैट रहने की उम्मीद जो है वो नोवामा ने जताई थी। तो ये थे नोवामा के मेटल सेक्टर के Q4 के प्रीव्यू। ओके मिताली, शुक्रिया आपका उस पूरी चर्चा के लिए। और Q4 में एक्सपेक्टेशन मेटल्स से, याद रखिएगा मेटल्स एक सिक्लिकल लग रहा देखिए इंडस्ट्री है और डिमांड से एक बड़ा सरोकार होता है इसका और डॉलर इंडेक्स इसका बड़ा सरोकार होता है। लेकिन अब बात यहाँ डॉलर इंडेक्स की नहीं, बात ये है कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में धीमेपन की आप बात कर रहे हैं, मेटल्स उसके चलते सिंक हुआ, मेटल्स वीकली पर सिंक हुआ, डेली पर याद रखिएगा इसने ऑलमोस्ट मेटल इंडेक्स ने, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने सिंस मार्च 2024 जितने लोज थे सबको वायलेट कर दिया माफ़ कीजिएगा। ये आप कैसे इसको मेटल्स को हैंडल कर रहे हैं? देखिए शरद जी, हर इंसान के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लगभग 6 से 7% मेटल्स तो आता है और नाउ इंक्लूडिंग आई थिंक प्रीशियस मेटल्स परसेंट टू परसेंट वेरिएट करती है। बट फेरस नॉन फेरस पे आपका व्यू क्या है? जिस प्रकार के पिछले 10 दिन रहे एंड मोर स्पेशली लास्ट 3 डेज, आप लोग मेटल्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए फ्रंटलाइन स्टील वगैरह में तो हमारे हिसाब से अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी और बाकी सारे स्टॉक्स में जिस टाइप से मूवमेंट आई थी लगभग सब फेयरली वैल्यूड हो गए थे। 9, 10, 11 टाइम फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा होपफुल तो हम नहीं थे। बट हिंडाल्को प्रोबेबली एक आउटलायर हो सकता है। हमें लगता है जो नोवेलिस को फायदा होगा वहाँ टैरिफ्स के इम्प्लीमेंटेशन से, उसका थोड़ा रब डाउन इफेक्ट आपको हिंडाल्को में दिख सकता है। तो करीब 100 रुपए की अपसाइड उसमें यहाँ से हो सकती है अगर 10-11 के मल्टीपल पे फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है तो।
और थोड़ा बहुत नंबर्स में अपसाइड भी आ सकती है टैरिफ्स की वजह से। बट उसके अलावा अगर जिन स्टॉक्स की आप बात कर रहे हैं उसमें माइनिंग में मेरे हिसाब से कोल इंडिया एक प्रोबेबल बढ़िया बेट हो सकती है जिसके थ्रू आप स्पेस को प्ले कर सकते हैं। बट बाकी अक्रॉस द बोर्ड अनलेस एंड अनटिल आप अपने हॉराइजन को एक्सटेंड करें 3 साल एंड बियॉन्ड, मुझे नहीं लगता कि मेटल्स में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ से आउट परफॉर्म करने का। तो बेस्ट बेट मेरे हिसाब से हिंडाल्को और कोल इंडिया होंगे।